एक प्रतिनिधि को इसलिए मारा जा रहा है कि वो ओबीसी समाज का है। ठाकुर जात के लोग इसलिए मारते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी जात का बेटा है। अगर मनोबल बढ़ा देने पर मुकदमा हो जाता है तो मेरे हिसाब से मेरे लिए गहना है। पूरे प्रदेश में अगर हमारे समाज को ओबीसी एससी समाज के साथ गलत होता है, हम लोग एक पूरी अधिवक्ता टीम मजबूती के साथ लड़ेगी, ईंट से ईंट बजाएगी। उस लड़की जो पूरे प्रदेश देश के कुर्मियों को शूद्र बोली, गाली दी, उसको तो आज तक गिरफ्तार नहीं की। सच बात मानिए आप पत्रकार महोदय कि 85% और लोग अगर निचाई पे सच में उतर जाएंगे तो ये पाताल लोक में भी कहीं खोजे नहीं मिलेंगे कोई। जो इस घटना का मास्टरमाइंड है अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, राहुल सिंह। अगर आज हमारे समाज के नेता वहाँ हेलीकॉप्टर से उतरे होते और सब धनपशु हैं तो ये नौबत कभी ना आती। हम लोगों के पास कुछ नहीं है लेकिन साहस इतना है। चड्ढी गैंग के लोगों का सत्ता में आई है तब से ये 85% लोगों के साथ अत्याचार बढ़ गए हैं। इस जन्म को हम लोगों ने कुर्बान कर दिया। हम किसी पंडित पुजारी और इन सब में अपना जीवन नहीं कुर्बान करेंगे। हम लोग के पास जो ज्ञान है बाबा साहब वाला है, तेवर सरदार पटेल वाला है और मिशन श्री राम साहब वाला है और सामाजिक न्याय की सोच छत्रपति साहू जी महाराज वाला है। बलरामपुर प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ, अब की बार आएंगे तो हम लोग कम से कम 500 अधिवक्ता साथ आएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं ऐसे अधिवक्ताओं के बीच में खड़ा हूं जिन्होंने न सिर्फ कोर्ट में लड़ाई लड़ने का फैसला किया है बल्कि जहां भी जरूरत पड़ती है फील्ड में जाकर भी गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने बलरामपुर कांड में पीड़ित वर्मा परिवार से जाकर के मुलाकात की थी और इसके बाद अमरेंद्र बाहुबली नाम से इनका फेसबुक पेज है, एडवोकेट भी हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मैं इन सब लोगों से समझने आया हूं कि इस एफआईआर के बाद क्या इनका आगे का रुख है। अमरेंद्र, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, क्या लगता है आपको कि एफआईआर की वजह क्या है? क्या वास्तव में आपने कुछ ऐसा गलत किया था या किसी द्वेष भावना के तहत एफआईआर दर्ज हुई? देखिए, जिस तरीके से कुर्मी परिवार पे वहाँ पे हमला हुआ वो सामान्य नहीं था और पूरा प्रदेश देखा, देश देखा। हम लोग यहाँ पे हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं और हम लोग ये जानते हैं कि कानून क्या होता है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो मौजूदा सरकार है वो कानून को फॉलो नहीं करा पा रही। हम लोग वहाँ गए, पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया। 3-4 घंटे एसपी ऑफिस में बहुत जद्दोजहद करने के बाद परिवार के एक सदस्य से मिलवाया गया। हमारे तमाम साथी वहाँ जाकर के भी मिले। हम लोगों ने देखा कि अभी तक इतना बड़ा जघन्य अपराध वहां हुआ। प्रधान परिवार है, ऐसा नहीं कोई हल्का फुल्का परिवार है, उस गांव का प्रतिनिधित्व करता है। उस परिवार को जब दौड़ा करके उसके घर में मारा तो उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। जब हम लोग उस पीड़ित परिवार के सदस्य से मिले तो रो करके कहा कि आज आप लोग आए तो हम लोग का मनोबल बढ़ा, नहीं तो ठाकुर आते थे और गरिया के हम लोग को चले जाते थे और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों ने कोई जघन्य अपराध नहीं किया, किसी को हिंसा नहीं किया। करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं वो खुलेआम लिख रहे थे कि हम जाएंगे। बताइए हम लोग कैसे बर्दाश्त करें? हम कुर्मी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मार खाने के लिए बने हैं, मुआवजा लेने के लिए बने हैं। हम लोगों ने यही बात कही कि भाई करणी सेना जाएगी तो हम लोग भी दुगनी ताकत से जाएंगे। हम लोगों ने अपने पक्ष की बात रखी, अपने परिवार की बात रखी। इस पर पुलिस प्रशासन को यह डर लग गया कि नहीं ये जाति हिंसा हो जाएगी। बताइए, जाति हिंसा की वजह से ना ठाकुरों ने कुर्मियों को मारा और प्रशासन से रिक्वेस्ट भी किए कि भैया आप सबको गिरफ्तार कर दीजिए। उस लड़की जो पूरे प्रदेश देश के कुर्मियों को शूद्र बोली, गाली दी, उसको तो आज तक गिरफ्तार नहीं किए। और जो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है राहुल सिंह, बताइए वो खुलेआम थाने में खड़ा होकर के इंस्पेक्टर ठाकुर था, उसके सामने कहा कि बोटी बोटी काट के फेंक देंगे। अब बताइए वो पीड़ित परिवार कैसे आगे लड़ाई लड़ेगा? हम लोग मनोबल बढ़ाए, हम लोग वहां जाकर के उससे कहे कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आधी रात अभी कह दे वो, हम लोग यहां से चल देंगे। सिर्फ हमारे वर्ग के नेताओं ने उनको नपुंसक बना के रख दिया है। हमारे वर्ग के नेताओं ने उनको वोट के चक्कर में ले जाकर के बेच दिया है। उसी चीज को हम लोग जगाने आए हैं। देखिए, मुकदमा होगा और लाजमी है, होना चाहिए। हमारे समाज को ये देखना पड़ेगा कि हमारे लोगों पे जो लड़ाई लड़ते हैं उनके हम लोग कौन सा हथियार लेके गए थे, कौन सा हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल यहां से चला दी थी सोशल मीडिया के माध्यम से। हमने तो अपने परिवार को कहा ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। मनोबल बढ़ाया। अगर मनोबल बढ़ा देने पर मुकदमा हो जाता है तो मेरे हिसाब से मैं सोचता हूं कि मेरे लिए गहना है और पूरी मजबूती से
मैं तो अपने समाज के नेताओं से लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर आज हमारे समाज के लोग नेता वहां हेलीकॉप्टर से उतरे होते, और सब धन पशु हैं, अगर वहां उतरे होते तो ये नौबत कभी ना आती। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन साहस इतना है, हमारे भाइयों की ताकत इतनी है कि ये समझ लीजिए कि बलरामपुर नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं होगा, देश में कहीं होगा। और ये सिर्फ कुर्मियों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, किसी प्रजापति, किसी मौर्य, किसी यादव, किसी जाटव, किसी पासी, किसी के लिए भी होगा। अगर इस तरीके से जघन्य अपराध होगा तो ये हाई कोर्ट अधिवक्ता टीम पूरी मजबूती से पहुंचेगी। हम किसी पंडित, पुजारी और इन सब में अपना जीवन नहीं कुर्बान करेंगे। हम लोग मजबूती से अपने समाज, जो समाज हमें पैदा किया, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ने की जरूरत नहीं है। अमरेंद्र जिन नेताओं से बार बार नाराजगी जता रहे हैं, मैं बता देता हूं कि बड़े गर्व के साथ तमाम जाति के संगठन सूची जारी करते हैं। 41 विधायक ये नाम है, 3 कैबिनेट मंत्री ये नाम है, 11 सांसद, इतने आईएएस, इतने आईपीएस और एक केंद्र में मंत्री। उस समाज की ये स्थिति है कि इन युवाओं को अपनी वकालत के अलावा सड़क पर उतर करके पीड़ितों से मिलना पड़ रहा है, पुलिस से छुपते छुपाते, लड़ते भिड़ते उन परिवारों तक पहुंचना पड़ रहा है और मुकदमा भी झेलना पड़ रहा है। एडवोकेट सनी पटेल हमारे साथ में हैं, आप भी उस टीम का हिस्सा थे जो बलरामपुर गई थी। अच्छा, क्या इसको कानून का शासन आप मानते हैं कि अमरेंद्र पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और तलवार लहराने वालों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है? क्या है ये शासन? भैया हम तो भाई वकालत वाले हैं, कानून की भाषा जानते हैं। इस घटना से 2 दिन 3 दिन पहले एक घटना हुई दोनों पक्ष में। अब इस जमीन का रंजिश था ही, तो जमीन के रंजिश में दोनों पक्षों के साथ अपना जो भी कहा सुनी हुई, उसके बाद 151 हुआ था। दोनों पक्ष अपने घर आए, सुकून से रहे। लेकिन रात में इस घटना का मास्टरमाइंड जो है राहुल सिंह अपने जात के वर्ग के लोगों को यह कहता है मुख्यमंत्री हमारी जात का और मैं यहां एसडीएम का स्टोनो हूं, किसी की हैसियत नहीं, तुम गोली मार दो चाहे लाठी मार दो, घर में घुस के मार दो, मैं जो होगा देख लूंगा। ये रात में मनोबल बढ़ाता है। सुबह वही जात के लोग, एक सत्य है भैया, आप भी पत्रकार हैं, गांव का प्रधान गांव का प्रतिनिधित्व करता है और देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों बड़े प्रतिनिधित्व के रूप में माने जाते हैं गांव और देश के लिए। एक प्रतिनिधि को इसलिए मारा जा रहा है, गांव प्रतिनिधि को, कि वो ओबीसी समाज का है, और एक विशेष जात के लोग, ठाकुर जात के लोग इसलिए मारते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी जात का बेटा है और हमारा एक भाई राहुल सिंह स्टोनो है एसडीएम का, वो जो चाहेगा वही कर लेगा। तो इसलिए मनोबल बढ़ के वो लोग जाते हैं, घर में घुसकर मारते हैं। घर में घुसकर मारते हैं। हो सकता है भाई अगर कोई घर में घुस के हमें मारेगा तो हम भी पर उसका प्रतिक्रिया जरूर देंगे, प्रतिक्रिया देने पर चोट भी लग सकती है, लेकिन मनोबल कहीं ना कहीं यही बड़ा है कि मैं इस जात का हूं, मेरा कोई कानून नहीं मेरे ऊपर लागू होता है, मेरा जात का मुख्यमंत्री बैठा हो। अगर ये मनोबल बढ़ा हुआ कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का, या तो उनके प्रति ये भावना है कि तुम चाहे जो कर लो, चाहे जो करो, जैसे पेश आओगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और उसी संगठन का एक करड़ी सेना का संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है वीर प्रताप सिंह बीरू। वो कहते हैं मैं आऊंगा ठाकुरों के लिए न्याय लड़ने। अरे भाई तुम ही मारोगे, तुम ही न्याय लड़ने आओगे? अन्याय तुम करो और तुम ही न्याय दिलवाने आओगे, तुम बात करोगे? अगर भाई कानून की बात की, एक तरफ जातीय विद्वेष है, दूसरी तरफ मार मैं खाया हूं, मैं कैसे जातीय विद्वेष कर सकता हूं? भाई मैं तो पीड़ित पक्ष हूं ना, मुझे तो इसलिए मारा जा रहा है, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं। मुझे एक लड़की मेरे परिवार को, मेरे समाज को सीधे खुले आम कहती है तुम ओबीसी हो, तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, तुम ओबीसी एससी वर्ग के लोग मेरे जूता के बराबर हो। इतना हैसियत क्यों बढ़ गई है? कहीं ना कहीं सरकार का मनोबल है कि भाई मेरा समाज का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है और मेरा कुछ नहीं होने देगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तो तभी इतना दम भर के वो इसी अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन अपने समाज से, अपने ओबीसी एससी के हर उस वर्ग से आश्वासन में देना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में अगर हमारे समाज को, ओबीसी एससी समाज के साथ गलत होता है, हम लोग ये पूरी अधिवक्ता टीम मजबूती के साथ लड़ेगी, ईंट से ईंट बजाएगी, रोड से लेकर न्यायालय तक खींच के लाएगी। चाहे उसमें अधिकारी दोषी रहेगा, चाहे उसमें प्रशासन दोषी रहेगा, चाहे उसमें कोई सरकार का विधायक मंत्री दोषी रहेगा, उसको कोर्ट तक खींच के लाएंगे और रोड पे तो वहां लड़ेंगे ही लड़ेंगे। एक खासियत बता देता हूं इन सब अधिवक्ता साथियों की, भाइयों की, कि ये कोई संगठन नहीं है, इसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, इसका कोई कोषाध्यक्ष नहीं है, इसका कोई महामंत्री नहीं है। स्वतः स्फूर्त प्रेरणा के तहत सारे भाई एकजुट होते हैं और लगता है कि हमारे वंचित समाज के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उस पर आगे कदम उठाते हैं। आपका क्या परिचय? हमारा नाम श्री प्रकाश वर्मा है, हम अधिवक्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि अमूमन अभी तक अधिवक्ताओं को हम ये मानते थे कि भाई उनके पास आप जाएंगे, कोर्ट की फीस जमा करेंगे और उनसे मुकदमे लड़वाएंगे। ये प्रेरणा कहां से पैदा हुई कि हम जाकर के अब सड़कों पर
पीड़ित परिवार के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं सुनेंगे, कैसे प्रेरणा आई है? देखिए, हम लोग किसान कमेरा परिवार से आने वाले लोग हैं। बचपन से ही हमने अपने माँ बाप का संघर्ष देखा है, उनके साथ हुई जातियों को देखा है, अपने समाज के लोगों के साथ हुई जातियों को देखा है। अब जब हमारे माँ बाप इस लायक हुए, हमें पढ़ाए, अधिवक्ता हाई कोर्ट बनाए, और अधिवक्ता हाई कोर्ट होने के बाद भी अगर मैं अपने समाज और अपने माँ बाप और अपने भाई बुजुर्गों के लिए न लड़ पाऊँ, तो ये मुझे समझिए एक हिसाब से मैं अपने आप को पापी और भागी समझूंगा कि इतना ताकत जो हमें संविधान देता है, हमारे महापुरुषों ने हमें दी संविधान बनाकर। आप पत्रकार महोदय हैं, आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो वहां लड़की बोल रही थी कि ओबीसी शुद्ध तुम नीच हो, वो एनसीईआरटी की बुक में आप पाएंगे नहीं, ना एनसीईआरटी की बुक में पाएंगे, ना संविधान में पाएंगे, ना कहीं। ये उसके दिमाग में आया कहां से? ये संस्कार उनके घर वालों ने उनके अंदर डाले हैं। लड़ाई इसी चीज की है। तुम मुझे नीच कैसे समझ सकती हो? अगर इस देश में ओबीसी एससी माइनॉरिटी लगभग 85% है, अगर आप लोग, अगर सवर्ण बिरादरी के लोग अगर हमको नीच समझेंगे 85% को, और सच बात मानिए आप पत्रकार महोदय कि 85% और लोग अगर नीचाई पे सच में उतर जाएंगे तो ये पाताल लोक में भी कहीं खोजे नहीं मिलेंगे कोई। मनुस्मृति की कोई औकात इस देश में अब नहीं बची है। इस देश में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चलेगा। क्या परिचय है आपका? मैं एडवोकेट विकास पटेल हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आप भी उस दिन गए थे? हाँ जी, मैं भी गया हुआ था। हमारे साथ जो अधिवक्ता गए हुए थे, ये नहीं कि कुर्मी ही समाज का सिर्फ अधिवक्ता गया हुआ था, वहाँ सब समाज के थे, बैकवर्ड भी थे, एससी भी थे, और भी सब लोग गए थे, क्योंकि वहां पर एक थी कि एक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मजबूती से गए थे। जो सही चीज है, जो सही घटना है, उसके न्याय के लिए गए थे। हम लोग परिवार से मिलने जा रहे थे, क्योंकि मेरे परिवार में किसी को किसी प्रकार की चोट आती है या कोई भी दुर्घटना घटती है तो सत्वाना देने के लिए आप हम लोग पहुंचते हैं, कुछ उसके समझें किससे क्या हुआ, कैसा हुआ। तो वहां जाने के लिए हम लोगों को पुलिस ने पहले ही रोक लिया, बैठा लिया गया, गेट बंद कर दिए गए, बाहर नहीं निकल पावे, मिल ना पावे। मिलेंगे नहीं, जानकारी नहीं देंगे, हमसे कह रहे हैं कि लेटर आप मुझे ज्ञापन दे दीजिए। परिवार से नहीं मिलूंगा, उनसे जानकारी नहीं लूंगा, आपको ज्ञापन किस बात का दे दूं? परिवार से मिलने दीजिए मुझे पहले। तो हम लोगों को पुलिस बल द्वारा मजबूती का ऐसा कि जैसे कि हम लोग एक आतंकवादी हैं, ऐसा छावनी में तब्दील कर दिया गया वहां पुलिस कार्यालय को। एक बात और कहूंगा भैया, अभी भी असली न्याय बाकी है। जो इस घटना का मास्टरमाइंड है अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, राहुल सिंह। और वो लड़की ने भी गिरफ्तार नहीं हुई जो उस पूरे प्रदेश को एक भावनात्मक तकलीफ पहुंचाई है। राहुल सिंह अभी भी अन्य लोगों के माध्यम से उस पीड़ित परिवार को धमकी दिलवा रहा है, लगातार दबाव बनवा रहा है। थाने में अगर ये इंस्पेक्टर ठाकुर था, उसके सामने अगर कह रहा है मैं तुम्हें बोटी बोटी काट दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो दम भर रहा है उस ठाकुर इंस्पेक्टर की वजह से। ठाकुर इंस्पेक्टर को आज मैं पटेल हूं, अगर मैं किसी ठाकुर इंस्पेक्टर सामने किसी ठाकुर पीड़ित के साथ कह दूं मैं तुम्हें बोटी बोटी काट दूंगा, वही इंस्पेक्टर अगर ठाकुर रहेगा मुझे पटक के मारेगा। जो सत्य है मैं आज की बात बता रहा हूं, लेकिन वो केवल डांट के भगा देता है। तब फिर कैसे हम कहते हैं कि आप न्याय करने के तैयार हो? कैसे कहते हैं आप न्याय करने के लिए तत्पर हो? और किसी संगठन के आप अध्यक्ष से और एसपी महोदय भाई भाई करके बात करेंगे, वायरल हो रहा है, और वो ऑडियो बात कर तो हैंड फ्री करके वो वीडियो ग्रुप में वायरल किया जाता है। कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को मानसिक दबाव देने का प्रयास हो रहा है। आप सब इन युवाओं में थोड़ा सीनियर हैं, तो आपसे एक चीज समझना चाहता हूं कि एक भावना आहत गैंग है प्रदेश में, जिसकी भावनाएं छोटी छोटी चीजों पे आहत हो जाती है। तो क्या अगर ओबीसी वर्ग को शूद्र कह करके छोटा बताया जा रहा है, नीचा बताया जा रहा है, तो क्या इनकी कोई भावनाएं नहीं है? देखिए, हमारे देश में संविधान का राज, मनवाद का राज नहीं है। वर्तमान समय में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक भावना आहत गैंग के लोगों का, या दूसरे मैं सीधे शब्द में कहूँ कि चड्ढी गैंग के लोगों का सत्ता में आई है, तब से ये 80% या 85% लोगों के साथ अत्याचार बढ़ गया है। उनके दिमाग में अभी चल रहा है कि वो वर्णीय व्यवस्था के अनुसार सर्वोच्च है। वो हमारा ये मानना है कि हम सब भारतीय संविधान के अनुसार एक समान है। जिस तरह से हमारा जन्म हुआ है, वो लोग मुख से पैदा हुए या कंधे से पैदा हुए हैं, हम लोग जननांगों से पैदा हुए हैं।
हम लोग समान हैं। अगर वो कहीं से पैदा हो तो उच्चतर हो सकते हैं, लेकिन हमारे दृष्टि में, हम संविधान मानने वालों की दृष्टि में वो हमारे समान ही हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला, कोई व्यक्ति, कोई हमारे 80% या भारत के मूल निवासियों की बात जब आती है, तो जो शूद्र वर्ग में जिसको रखा गया है, जो ये वास्तव में यही शुद्ध, शूद्र नहीं, ये शुद्ध वर्ग है, बाकी तो सब मिलावटी हैं। अगर ये शुद्ध वर्ग के प्रति अगर किसी तरह की गलत बयानी की जाएगी तो हम अधिवक्ता लोग अभी तक देख रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये सत्ता प्रमुख के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जब वो बैठकर बात करता है कि हमको क्षत्रिय वंश में जन्म लेने का गर्व है। अगर उसको जन्म लेने का गर्व है तो हमको भी शूद्र होने का गर्व है, शुद्ध होने का गर्व है, और हम 85% लोगों के साथ खड़े होंगे। मैं देख रहा हूं कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से योगी महाराज की सरकार में, कहने को योगी, मैं इसको कहूंगा ढोंगी, आप चाहे रखें या काट दें, ये आपकी विवेक पर है, लेकिन वास्तव में ये ढोंगी है, ये ना तो संत है, ये एक माफिया है। माफिया सत्ता में बैठ करके हमेशा उपद्रव ही करता रहा है, ये सत्ता नहीं चला रहा है। 85% के साथ इसके शासन में इतना अत्याचार बढ़ गया है, मैं देख रहा हूं आए दिन कहीं पटेल मारा जा रहा है, कहीं यादव मारा जा रहा है, कहीं पाल मारा जा रहा है, किसी के साथ किसी घटनाएं होती रही। अब अधिवक्ता वर्ग कब तक संयम रखेगा? देख रहा हूं हमारे समाज के लोग काफी देर 7-8 सालों से संयम रखे हुए हैं कि उसको कैसे निजात दिलाई जाए, कैसे। अब अधिवक्ता वर्ग कमर कस चुका है, निकल चुका है। अगर 85% के प्रति किसी तरह का अन्याय होता है तो लखनऊ हाईकोर्ट या दूसरे हाईकोर्ट, काले कोट धारण करने वाले सारे अधिवक्ता एक साथ उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक बात और कहूंगा भैया, इनसे पहले क्या परिचय है आप? बीरेन्द्र पटेल भैया, अधिवक्ता हैं हम हाई कोर्ट में। जी, आप थे उस दिन? बिल्कुल थे भैया। शासन प्रशासन भैया बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 16 नामजद हैं और 50 से ज़्यादा जो है अज्ञात हैं। और मुख्य मास्टरमाइंड जो इसका है राहुल सिंह, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और पुलिस दबिश दे रही कि नहीं दे रही है, केवल सांत्वना दे रही है कि हम आज गिरफ्तार कर लेंगे, कल गिरफ्तार कर लेंगे। जबकि हम लोग जब उस दिन अपनी टीम के साथ हम लोग गए थे तो पुलिस ने कहा था कि हमको 2 दिन का टाइम दीजिएगा, हम उस मास्टरमाइंड राहुल सिंह को और उस लड़की को जिसने सर्वोच्च सभी ओबीसी वर्ग को जो है शूद्र बोला है, उसको गिरफ्तारी हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक ना उस पीड़ित पर, ना उस राहुल सिंह की गिरफ्तारी हुई है, ना उस लड़की की गिरफ्तारी हुई है। केवल 3 और लोगों की गिरफ्तारी इस बीच हुई। अभी आज शायद पता चला है कि गिरफ्तार हो किए हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड हो अभी तो बाहर घूम रहा है, वो थेफ्ट क्रिएट कर रहा है, बार बार धमका भी रहा है पीड़ित परिवार को। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, हम लोग के पास जो ज्ञान है बाबा साहब वाला है, तेवर सरदार पटेल वाला है, और मिशन जो है मान्यवर साहब काशीराम साहब वाला है, और सामाजिक न्याय की सोच छत्रपति साहू जी महाराज वाला है। इसी मुद्दे पे हम लोग चलते रहेंगे। और एक बार आपके माध्यम से नीरज भैया, आपके माध्यम से पुनः बलरामपुर प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूं, अब की बार आएंगे तो हम लोग कम से कम 500 अधिवक्ता के साथ आएंगे। बलरामपुर पुलिस ये ध्यान दे, बलरामपुर प्रशासन ये ध्यान दे, जब तक न्याय नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। अब जो बात बार बार जातिवाद की हो रही थी, अब तय आपको करना है कि अपने वंचित तबके के अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले लोग जातिवादी हैं या अपने सजाती माफियाओं के साथ खड़े होने वाले लोग जातिवादी हैं। क्योंकि जातिवाद का पैमाना और ये छुई मुई वाली जो नाजुक भावनाओं का पैमाना बदल कैसे जाता है, पिछड़े और दलित वर्ग के लिए अलग, बाकी लोगों के लिए अलग। बहरहाल मुझे एक खुशी हुई इन सब लोगों से मिलकर के। अभी तक अमूमन पिछड़े और दलित समाज के संगठन बनते थे अधिकारियों को बोके पकड़ाने के लिए, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम पिछड़े वर्ग के मेरे अधिवक्ता भाइयों को यह बात समझ में आई कि हमें कोर्ट से भी बाहर निकलना पड़ेगा और इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।